Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसीसी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बात की थी कि पवन किस प्रकार से कार्य करती हैं और पवनों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। परिसंचरण की भी बात की थी। आज हम उन्हीं परिसंचरण को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, प्राथमिक परिसंचरण की हमने बात की थी। प्राथमिक परिसंचरण जिसके अंतर्गत 3 पवनें थी: व्यापारिक पवन, पछवा पवन और ध्रुवीय पवन। इन्हीं पवनों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री और ये 80 डिग्री से 90 डिग्री। ये हमने पेटियों की बात की थी। जैसे उत्तरी गोलार्ध में वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर लो प्रेशर था, यहाँ हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर था। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए, कुल वायुदाब पेटी की बात की थी हमने। कुल वायुदाब पेटी कितनी थी? 7 थी। लेकिन हम पवनों की बात करते हैं तो देखिए, ये व्यापारिक पवन है उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में भी। पछवा पवन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अर्थात 2 2 2। कुल वायुदाब पेटी की बात करेंगे तो 7। कुल पवन पेटी की बात करेंगे तो कितनी होगी? 6 होगी। अब देखिए, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, यहाँ पर आपको पता है कि इस पेटी को हम 0 से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, ये क्षेत्र है डोलड्रम का। किसका क्षेत्र है? डोलड्रम का क्षेत्र है। और डोलड्रम किसे कहते हैं? डोलड्रम शांत क्षेत्र को कहते हैं। ये क्षेत्र बिल्कुल शांत है, क्योंकि यहाँ से कैसी धाराओं की उत्पत्ति होती हैं? संवहनीय कन्वेक्शनल करंट्स, धाराएं या तरंग, संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति होती है जो ऊर्ध्वाधर रूप में पाई जाती है। और इस डोलड्रम के क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? ये एक ऐसी पेटी है जो कुछ स्थान पर कमज़ोर स्थिति में मिलती है, कुछ स्थान पर सुदृढ़ स्थिति में मिलती है। इसका जो सही विस्तार है वो माना जाता है लगभग 200 डिग्री देशांतर तक। डोलड्रम का जो विस्तार माना जाता है वो माना जाता है 200 डिग्री देशांतर तक। और वो 200 डिग्री देशांतर कहाँ से कहाँ? अब देख लिए, 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 0 डिग्री और फिर आगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। तो 0 से 180 तो ये तो हो गए, ये हो गए 180 और ये हो गए 20 डिग्री। तो कुल 200 देशांतरों तक इसका मुख्यतः डोलड्रम का विस्तार पाया जाता है। इस डोलड्रम के अंतर्गत क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसको हम बोलते हैं ITCZ, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है? देखिए, आगे हम बात करेंगे कि यहाँ से व्यापारिक पवनें होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आएगी, उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें आएगी। ये दोनों व्यापारिक पवनें जब आपस में मिलती हैं तो एक ऐसा क्षेत्र बनता है यहाँ पर
जिसको हम क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं ITCZ। किससे बना ITCZ? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों के मिलने के कारण। अब इसको डिवाइड किया गया है NITCZ में और SITCZ में। NI का मतलब हो गया नॉर्थ और S का मतलब हो गया साउथ। उत्तर में बनेगा तो यहाँ पर एक हवा चलती है जिसको बोलते हैं इस क्रम में, इस क्रम में एक हवा चलती है, और इस हवा का उल्लेख किसने किया था? फ्लोन महोदय ने किया। इस हवा का उल्लेख किसने किया? फ्लोन महोदय। इस हवा की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस हवा को इसने क्या कहा? विषुवतीय पछवा पवन। क्या कहा? विषुवतीय पछवा पवन। ये विषुवतीय पछवा पवन उत्तरी गोलार्ध से व्यापारिक पवन के साथ में मिलेगी तो क्या बनेगा? NITCZ। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन से मिलेगी तो क्या बनेगा? SITCZ। तो ये दो प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। अब देखेंगे हम व्यापारिक पवनों के बारे में। देखिए, ये हाई प्रेशर है, पोषण उच्च वायुदाब पेटी है, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। पोषण उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर हवा या पवन अग्रसर होगी कोरियोलिस पर, जिसके कारण ये पवनें समकोण पर न चलकर कहाँ चलेगी? न्यून कोण पे चलेगी। इस प्रकार से ये पवनें वापस विस्थापित होती है, फिर यहाँ बैठती है, फिर ये इस प्रकार से एक चक्कर बनता है। हैडली सेल बोलते हैं, जो हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कोष्ठ, ये सीधा है बिल्कुल। अब देखेंगे इन व्यापारिक पवनों से क्या होता है। ये 0 डिग्री का क्षेत्र है और ये 30 से 35 का क्षेत्र है, नीचे भी 30 से 35 का क्षेत्र है। अब देखिए, यहाँ से व्यापारिक पवन इस प्रकार से आती है, ये देखिए। अब देखिए, ये जो महासागरीय क्षेत्र है, यहाँ से ये हवाएं क्या करेगी? आर्द्रता ग्रहण करेगी। आर्द्रता ग्रहण कर कर ये इस प्रकार से चलती हैं और यहाँ पर स्थलीय भाग दिखाई दे रहा है। स्थलीय भाग में जैसे ही प्रवेश करती है तो यहाँ जितनी आर्द्रता ग्रहण की है वो यहाँ पर विस्थापित कर दी जाती है। किसके द्वारा? वर्षा के द्वारा। तो अब देखिए, इस प्रकार से इस क्षेत्र में, तो ये जो क्षेत्र है, अब देखिए साइड कौन सी हो गई? ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम। इस साइड में वर्षा हो रही है तो व्यापारिक पवनों से हमेशा याद रखना, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में क्या होती है? वर्षा होती है। व्यापारिक पवनों के द्वारा महाद्वीपों के किस भाग में वर्षा होती है? पूर्वी भागों में वर्षा होती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये दो क्षेत्र हैं, ये महाद्वीप का क्षेत्र है और इसी के पास में बिल्कुल समीप महासागर का क्षेत्र। अब इसकी दिशा की बात करेंगे तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसकी दिशा की बात करेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा हो रही है, मतलब यहाँ वर्षा हो रही है। अब मैं अगर बात करूँ महासागर के किस भाग में वर्षा हो रही है, तो भाग तो यही है, यहीं हो रही है वर्षा, तो वर्षा यहीं हो रही है, लेकिन महासागर की कौन सी साइड होगी? ये पश्चिमी साइड होगी। तो या तो आप ये कह सकते हो कि महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, या आप ये कह सकते हो कि महासागर के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। किसके द्वारा? व्यापारिक पवनों के द्वारा। अब व्यापारिक पवनों की दिशा के बारे में बात करें। देखिए, दिशा संबंधी आपको पहले कंसेप्ट याद करनी है कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये चार मुख्यतः दिशाएं हैं। इनसे बहुत सारी दिशाएं निकलती हैं। जैसे मैं बात करूं ये, अब ये जो दिशा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगी? साउथ ईस्ट। वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो गई? साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। ये मुख्यतः चार और दिशाएं आपको ज्ञात हो गई। ये चार दिशाएं ज्ञात होने के कारण अब क्या करेंगे कि ये जो व्यापारिक पवन हैं इनकी स्थिति इस प्रकार से, तो इस एरो को यहाँ विस्थापित कीजिए।
तो यहाँ विस्थापित करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एरो विस्थापित हो गया। अब देखिए इनकी जो स्थिति है वो उत्तरी पूर्व से क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। उत्पत्ति इनकी उत्तर पूर्व से हो रही है, जा कहाँ रही है, दक्षिण पश्चिम। तो हम ये कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पाई जाती है। ये था व्यापारिक पवनों के बारे में। और याद रखना कि व्यापारिक पवनें ग्रीष्म काल की अपेक्षा सुदृढ़ कहाँ मिलेगी, शीतकाल में। शीतकाल में व्यवस्थित ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है। स्थल की अपेक्षा कहाँ सुदृढ़ मिलेगी, सागरों पर। तो ये दो चीज़ याद रखनी है कि व्यापारिक पवनें शीतकाल और सागरों पर अधिक व्यवस्थित होती है। दोनों चीज़ याद रखनी है। अब देखेंगे पछवा पवन। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर में व्यापारिक पवनें किन पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे हम भारत के भूगोल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बता देता हूँ कि व्यापारिक पवनें किन पवनों में व्यवस्थित हो जाती हैं। मानसूनी पवनों में व्यवस्थित हो जाती है। हिंद महासागर में व्यापारिक पवनें मानसूनी पवनों में व्यवस्थित हो जाती हैं। कैसे कि यहाँ दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें जब सूर्य उत्तरायण में जाता है तो ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं अपनी दाहिनी साइड में मुड़ जाती है। आना तो ऐसे चाहिए था दक्षिण गोलार्ध से, लेकिन ये इस प्रकार से दाहिनी ओर मुड़ जाएगी फेरेल के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एक मानसून क्रिएट होता है जिसको आप बोलते हो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो उन्हीं को हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे पछवा पवनों के बारे में। पछवा पवन, तो यहाँ हाई प्रेशर उपोषण उच्च दाब से चलनी तो इस प्रकार से चाहिए थी नीचे से ऊपर के क्रम में, लेकिन क्या होता है कि ये पवनें न्यून कोण पे चलती है। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। तो ये सारी पवनें इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी और इन्हीं पवनों को जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 से 65 के बीच में चलती हैं, उन पवनों को हम क्या बोलते हैं? पछवा पवन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो दिशा है वो देख लीजिए इस प्रकार से है। तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की ओर। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। तो ये पश्चिम से चल रही है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? वेस्टर्लीज विंड्स या पछवा पवन। इन पछवा पवनों को देखिए, जब ये यहाँ से उत्पत्ति होती है इनकी 30 से 35 की ओर, तो इस अक्षांश को हमने बात की थी, क्या कहते हैं? असव अक्षांश। और इसके बारे में डिस्क्राइब रूप से बताया भी था कि असव अक्षांश क्या होती है। तो ये 20 से 30 का जो क्षेत्र है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है, इस क्षेत्र को बोलते हैं असव अक्षांश, या हम शांत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इस 20 से 30 से जब इनकी उत्पत्ति होती है, तो मैंने बताया था कि जो व्यापारिक पवनें क्षोभ मंडल में ऊपर जाकर इन पेटियों के ऊपर व्यवस्थित हो जाती है और धीरे धीरे जब नीचे उतरती है, तो यहाँ पर कैसी स्थिति होगी? जिस स्थान पर ठंडी वायु व्यवस्थित होती है, अवतलित होती है, वो क्षेत्र कैसा बन जाएगा? प्रति चक्रवात क्षेत्र बन जाएगा। ये क्षेत्र हो गया प्रति चक्रवात। और प्रति चक्रवात क्षेत्र के अंतर्गत क्या पाई जाती है? शुष्कता पाई जाती है। शुष्कता के कारण क्या उत्पन्न होंगे? रेगिस्तान उत्पन्न होंगे। तो इसी कारण इस 20 से 30 के क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में क्या मिलता है? मरुस्थल मिलते हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। ये सारे के सारे मरुस्थल 20 से 30 के अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है? प्रति चक्रवातीय स्थिति बन रही है। और यहाँ प्रति चक्रवाती स्थिति बनती है, उसके बाद में ये क्षेत्र हाई प्रेशर में आ जाता है, और हाई प्रेशर से जब ये लो प्रेशर की ओर उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव की ओर जब हवाएं चलती हैं, तो इनको पछवा पवनें कहते हैं। और ये पछवा पवनें क्या होगी? इनकी दिशा भी देख ली हमने। ये पछवा पवनें क्या होती हैं? दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत अधिक व्यवस्थित होती हैं और उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत
कम व्यवस्थित होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता नहीं पाई जाती है। तो ये यहाँ पर अधिक प्रचंड होगी और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ये प्रचंड नहीं होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध में ये अधिक तेज गति से चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई घर्षण बल नहीं है, तो इनको क्या कहा गया है? बहादुर पवने। क्या कहा गया है? बहादुर पवने। और 40 से 60 के बीच में 3 प्रकार की विशेषता के अनुसार, इनकी गति के अनुसार इनको नाम दिया गया है। 40 डिग्री अक्षांश, दक्षिण की बात कर रहा हूँ, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश। इन अक्षांशों में क्या चलेगी? पछुआ पवन। और ये 40 वाली को बोलते हैं गरजती 40, 50 वाली को प्रचंड 50, 60 वाली को चीखती 60। इस प्रकार से नाम दिया गया पछुआ पवनों के बारे में। और इन पछुआ पवनों से महाद्वीप या महासागर के कौन से भागों में वर्षा होगी, आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पवनें इस प्रकार से जा रही हैं, तो मान लो कि ये कोई क्षेत्र है महाद्वीप का, ये महाद्वीप का कोई क्षेत्र है, तो इस भाग में पहुंच रही हैं, तो क्या होगा कि महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग होगा वहाँ पर क्या होगी? वर्षा होगी। किसके द्वारा? पछुआ पवनों के द्वारा। व्यापारी पवनों के द्वारा महाद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। अगर महासागर की बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि पछुआ पवनों के द्वारा महासागरों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। अब देखिए, ये जो पछुआ पवन है, ये पछुआ पवन एक ऐसी पवन है, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, इन तीनों में ये एक ऐसी पवन है जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर व्यवस्थित होती है। याद रखना कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो हवाएं अग्रसर होती हैं वो कौन सी हैं? पछुआ हवाएं। ये हवाएं कहाँ जाएगी? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में जाएगी। और यहाँ से ध्रुवीय पवन इस प्रकार से ये भी निम्न वायुदाब क्षेत्र में आएगी। ये जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत ध्रुवीय पवन भी आ रही हैं और पछुआ पवन भी आ रही हैं। तो ये 2 प्रकार की पवन आ रही हैं। तो याद रखना क्या बनेगा? फ्रंट बनेगा वतागर। और वतागर के अंतर्गत 2 प्रमुख विशेषता होती है, विपरीत दिशा से हवाएं और विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए। विपरीत दिशा से हवा आनी चाहिए और विपरीत स्वभाव वाली होनी चाहिए। ये 2 विपरीत दिशा से आ रही है यहाँ पर, और एक क्या होगी? ये होगी ठंडी हवा और ये होगी गर्म हवा। तो जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो किसका निर्माण होता है? वतागर। और वतागर क्या होता है? वतागर चक्रवातों का पालना होता है। वतागर के द्वारा ही क्या बनेगा? चक्रवात बनेगा। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो शीतोष्ण का क्षेत्र है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। किसके द्वारा? पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों के मिलन के द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन क्या होता है? यहाँ पर तापमान बिल्कुल न्यून रहता है, जिसके कारण हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पर देखो हाई प्रेशर बना वायु के अवतलन से, यहाँ पर लो प्रेशर बना वायु के अपसरण से, यहाँ पर तापमान के द्वारा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हाई प्रेशर बनता है, यहाँ से हवाएं उप ध्रुवीय क्षेत्रों में आएगी। तो इनकी जो दिशाएं हैं वो देखिए किस प्रकार से। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्रुवीय पवनों की दिशा किन पवनों के समानार्थ पाई जाती है? ध्रुवीय पवनों की जो दिशा है वो व्यापारिक पवनों के समानार्थ पाई जाती हैं। उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो ये उत्तरी व्यापारिक पवनों की तरह है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक। ये पवनें अधिक रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं, तो इसके कारण इसकी दिशा क्या हो गई? पूर्व से पश्चिम की ओर हो गई। पूर्व से पश्चिम इसके पीछे रीज़न क्या है?
पूर्व से पश्चिम क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कोरियोलिस बल सर्वाधिक है, जिसके कारण ये पवनें इतनी ज़्यादा मुड़ जाती हैं कि इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती है। इन्हीं के कारण इन ध्रुवीय पवनों को पूर्वा पवन के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो दिशा क्या होगी, जैसे व्यापारिक पवनों की वैसे होगी, अधिक व्यवस्थित होने पर पूर्व से पश्चिम हो जाती है। और ये पवनें क्या होती है, ठंडी होती है, शुष्क होती है। और ये पवनें जलवाष्प या इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, क्या होती हैं, अधिक होती हैं? नहीं होती अधिक, बल्कि क्या होती हैं, कम होती हैं। आपको याद है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों की बात करेंगे तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0% पाई जाती है। तो इनमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये ठंडी होती है, शुष्क।